और आज के इस लेक्चर में हम इंडक्शन की बातें करेंगे, चार्ज के इंडक्शन की पैरेलल मेटल प्लेट्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्शन की काफी बातें की हुई हैं, तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पैरेलल मेटल प्लेट्स में किस तरीके से चार्जेस इंड्यूस होते हैं। उससे पहले हम कुछ लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज हो जाए हमारा, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हों एक बार वापस से आपके दिमाग में ब्रश अप हो जाए। उसके बाद ही हम नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंडक्शन ऑफ चार्ज इन कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अच्छा, अर्थिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी हमने, अर्थिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ा था, अर्थिंग किस तरीके से होती है और क्या क्या चीजें वहां पर याद रखनी है आपको। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अर्थिंग बोलने का मतलब यह है कि जिसको भी आप अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस ये याद रखना है, जिस भी कंडक्टर को आप अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इतनी बात याद रखनी है। तो जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन है, आउटर शेल, दो शेल है यहां पर, एक तो ये शेल है, ठीक है, एक तो ये वाला शेल है और एक ये वाला शेल है, ठीक है। ये दो शेल है और आउटर शेल कैरीज अ चार्ज Q, आउटर शेल के पास Q चार्ज है, एंड इनर शेल इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो इनर शेल के पास कोई चार्ज नहीं है, इनर शेल न्यूट्रल है, उसको अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं वाया अ स्विच एस स्विच से उसको कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन टू द अर्थ व्हेन एस इज क्लोज्ड। तो जब हम अर्थिंग कर देंगे तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है अर्थ में। मतलब कहने की बात यह है कि अगर मान लो हमने इस इनर शेल को अर्थ कर दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा आफ्टर अर्थिंग, पहले तो ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है यहां पर, सिंपल सी बात है, जिसको भी अर्थ करना है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मतलब इस वाली शेल का पोटेंशियल जीरो कर देना है, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। और भाई इस वाले शेल को तो ना किसी से कनेक्ट किया गया ना कुछ किया गया है, तो क्या होगा, इस वाले शेल का क्या चार्ज चेंज होगा? डेफिनेटली चार्ज चेंज नहीं होगा, जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सवाल को। तो सबसे पहले तो आप लिखना स्टार्ट कर दो, इस क्वेश्चन को लिख लो और लिखते लिखते भी मेरे कुछ पॉइंट समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था तब, ठीक है। वापस से बता रहा हूं, जिसको भी अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो उसका पोटेंशियल ही जीरो करना है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस कंडक्टर में। जितनी सिंप्लिसिटी से मैं बता रहा हूं उतनी सिंप्लिसिटी से आपको सॉल्व भी करना है। आपको अभी तो क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप क्वेश्चन यहां पर कॉपी कर सकते हो, और जब आप क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करने के दौरान आप क्वेश्चन को समझना भी स्टार्ट करना, या आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो फटाफट लिख लीजिए आप। अभी देखो ये 27 जून का लेक्चर है, ये 27 जून का लेक्चर है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। ड्यू टू देयर इज सम इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू ड्यू टू हैवी रेन, सो उस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो इनर शेल को हमने अर्थ कर दिया है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल जीरो करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पोटेंशियल ऑफ इनर शेल हमें जीरो करना है, ठीक है। वी इन मतलब वी इनर सेल का पोटेंशियल जीरो करना है। एक और चीज, जो आप जिस भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका चार्ज चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिस भी कंडक्टर को अर्थ किया जाएगा उसका चार्ज चेंज हो जाएगा सच दैट कि उसका पोटेंशियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं लेट चार्ज ऑन द इनर शेल इज Q डैश आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। मतलब इस इनर शेल को अर्थ करने के बाद
है ना, इस इनर शेल को अर्थ करने के बाद इसके ऊपर लेट की क्यू डैश चार्ज आ गया। ठीक है, हमने अर्थिंग में समझा था कि या तो कंडक्टर से अर्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं या अर्थ से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ट्रांसफर हो सकता है कंडक्टिंग बॉडी से अर्थ में या अर्थ से कंडक्टिंग बॉडी में। तो उसकी वजह से मान लो यहां पर क्यू डैश चार्ज आ गया अर्थ से कनेक्शन की वजह से। ठीक है, इस क्यू डैश चार्ज आने की वजह क्या है कि इसका टोटल पोटेंशियल 0 होना पड़ेगा। तो अब इसका टोटल पोटेंशियल लिख लें इनर सेल का। तो इनर शेल का इसके खुद के चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, एक बार सोच के देखो। खुद के चार्ज की वजह से तो के क्यू डैश बाई आर होगा, खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल। ठीक है, और एक बाहर भी तो चार्ज है, तो बाहर के चार्ज की वजह से इसके सेंटर पर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसके सेंटर पर पोटेंशियल भी सोच सकते हो तुम। ठीक है, तो बोलो इस क्यू चार्ज की वजह से इस सेंटर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, सोचो। के क्यू बाई 3r है ना, तो इसके खुद के चार्ज की वजह से तो कितना आ गया के क्यू डैश बाई आर, और बाहर वाले चार्ज की वजह से कितना आ गया के क्यू बाई 3r। ये जो टोटल पोटेंशियल लिखा है हमने, ये इनर शेल का पोटेंशियल लिखा है। एंड व्हाट वी नो कि ये टोटल पोटेंशियल 0 हो गया। तो वहां से जो क्यू डैश की वैल्यू आप निकालोगे, इफ विल सॉल्व दिस इक्वेशन विल गेट द वैल्यू क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर माइनस क्यू बाई 3 चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए होंगे इसमें, है ना। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना फिर से। ये जो इनर शेल है ना, इनर शेल पहले तो ये न्यूट्रल थी, अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू बाई 3। ठीक है, तो बोलो यहां पर अगर पूछा जाए आपसे, यहां पे आपसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन टू अर्थ, अर्थ में कितना चार्ज फ्लो कर गया, बोलो खुद से सोचो। ऑब्वियसली प्लस क्यू बाई 3 कर गया ना। कैसे कर गया, क्योंकि इसके ऊपर पहले 0 चार्ज था, ऐसे समझना, इसके ऊपर पहले 0 चार्ज था। ठीक है, अब माइनस क्यू बाई 3 आ गया, तो इसका मतलब अर्थ में कितना चला गया होगा, प्लस क्यू बाई 3, क्योंकि प्लस क्यू बाई 3 और माइनस क्यू बाई 3 मिलकर कितना हो जा रहे हैं, 0। आया बात समझ में। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि अर्थ में कितना चार्ज चला गया, तो वी विल से प्लस क्यू बाई 3 नॉट माइनस क्यू बाई 3। माइनस क्यू बाई 3 तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज आया है आफ्टर अर्थिंग, मतलब इनर शेल के ऊपर जो चार्ज आया है आफ्टर अर्थिंग, दैट इज माइनस क्यू बाई 3। बट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोन टू द अर्थ। ठीक है, तो ये डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, यहां पर इसका सोल्यूशन है। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, फिर भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। आवाज वगैरह का कोई इश्यू हो रहा हो तो बताना। ठीक है, मैंने आज तो चेक नहीं किया है, बाकी अगर कोई आवाज का इश्यू तुम्हें दिख रहा हो, लग रहा हो कि आवाज धीरी आ रही है, ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके बारे में बता देना। ठीक है, अभी तो इसका सोल्यूशन समझ गए होगे। आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होगा, आइसोलेटेड कंडक्टर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब है सिंगल एक कंडक्टर है और आसपास में कुछ नहीं है। ठीक है, अरे तुमने आजकल तो काफी वर्ड सुना होगा, सेल्फ आइसोलेशन। ठीक है, उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया। हैव यू लिसन दिस वर्ड, काफी टाइम सुना होगा ना। फिर इस बंदे ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया, उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया। ठीक है, तो आइसोलेट का मतलब तो वहां से भी समझ जाओगे तुम, मतलब खुद को अलग कर लिया। ठीक है, दूसरों से कोई भी अब लेना देना नहीं है, दूसरों के सराउंडिंग में नहीं है। तो आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब एक सिंगल कंडक्टर है और कोई नहीं है। ठीक है, आई होप आइसोलेटेड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे सेल्फ आइसोलेशन तो कोविड-19 में खूब सारा सुन लिया होगा तुमने, वहां से पता लगाओ मीनिंग। तो इसका सोल्यूशन आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। बाकी ये रहा, आप बढ़िया से कॉपी कर लो और फिर एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर आगे नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चल तो भाई अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन में पॉइंट बता दूं, क्या पॉइंट बता दूं मैं,
कोई पॉइंट ही बताने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है, जिसको अर्थिंग करेंगे उसका पोटेंशियल जीरो करेंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज मान लो और उसका पोटेंशियल जीरो कर दो, सिंपल सा मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो रिपीट कर देना वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, यहां पर थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, तो ये कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है, आगे डाउट ना हो, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है। देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स, ठीक है भाई, 3 शेल हैं, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है, ठीक है। ए बी सी 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स हैं जिनका रेडियस अपने को प्रोवाइडेड है R 2R और 3R, ठीक है, R 2R और 3R, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है। अब शेल इज गिवन अ चार्ज Q, शेल ए के पास भाई Q चार्ज है, मैं बना देता हूं यहां पर, ठीक है, शेल ए के पास Q चार्ज है एंड शेल C इज कनेक्टेड टू अर्थ, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, मान लो यहां पे कनेक्ट कर दिया गया, सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ सेल B, उस केस में B का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वेरी इजी। देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स A B C ऑफ विच रेडियाई आर गिवन, दैट इज R 2R एंड 3R, और शेल A पर Q चार्ज दे दिया गया है और शेल C को अर्थ कर दिया गया है, तो आपको B का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिस सेल को अर्थ किया गया है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो 0, यही तो कॉन्सेप्ट है, जिसको भी अर्थ करना है उसका पोटेंशियल अपने को 0 कर देना, ठीक है, और उस पर कुछ ना कुछ चार्ज भी मान लेना, आफ्टर अर्थिंग उसके ऊपर नया चार्ज आएगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और ये चार्ज इसलिए आता है कि उस बॉडी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा जिस बॉडी को हमने अर्थ किया है, ऑब्वियसली कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं हम सब। तो लेट चार्ज ऑन द शेल C के ऊपर इसको अर्थ किया है, तो C के ऊपर हमने चार्ज मान लिया Q डैश, लेट इट बी Q डैश, और उसका पोटेंशियल हम फिर 0 कर देंगे। अब बताओ उसका पोटेंशियल लिखना है मेरे को, सेल C का पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना है भाई, सेल C पर आफ्टर अर्थिंग Q डैश है ना, तो बोलो इसके खुद के चार्ज की वजह से, पहले तो सोचो इसके खुद के चार्ज Q डैश की वजह से इसका कितना पोटेंशियल होगा, KQ डैश बाई 3R, KQ डैश बाई 3R होगा, ये खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया इसकी सरफेस पर। और मुझे बताओ यहां पर भी चार्ज Q है, शेल A पर भी चार्ज Q है, और शेल A को तो किसी से कनेक्ट नहीं किया गया, तो अगर किसी से कनेक्ट नहीं किया गया शेल A को, तो क्या शेल A का चार्ज चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज नहीं होगा, टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। हाँ, इंडक्शन वगैरह कुछ भी हो उससे पोटेंशियल पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, टोटल चार्ज तो यहीं पर रहेगा, इसकी सरफेस पर ही रहेगा, टोटल चार्ज तो इसकी सरफेस पर ही रहेगा Q, ठीक है। तो इस Q चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, बोलो, डिस्टेंस कितनी है यहां से, KQ बाई 3R, उसको भी हम 3R ही बोलेंगे, ठीक है, KQ बाई 3R, तो यहां पर भी आ गया क्या, KQ बाई 3R, ये पोटेंशियल आ गया Q चार्ज की वजह से अंदर, ठीक है। ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको एक पॉइंट चार्ज मान लिया करो और उसको सेंटर पर रख दिया करो अगर डाउट हो, ठीक है। ये जो Q चार्ज यहां पर इस पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर तुम चाहते हो कि इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पर पोटेंशियल निकाल सको और तुम्हें दिक्कत हो रही हो, तो ऐसा मानो कि ये जो Q चार्ज है वो यहां पर रखा है सेंटर पर, और बताओ सेंटर की वजह से इसकी पूरी सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, KQ बाई 3R। तो इस तरीके से सोच लेना तुम, तो यहाँ पे KQ बाई 3R अंदर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, ठीक है, और खुद के चार्ज की वजह से भी KQ डैश बाई 3R होगा, तो यहां से Q डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, -Q आ जाएगा। अब मेरे को B का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, B, ये शेल B है, इसका पोटेंशियल चाहिए, तो शेल B पर जो पोटेंशियल आएगा एक तो Q चार्ज की वजह से आएगा, मतलब शेल A की वजह से आएगा, और एक शेल C की वजह से आएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, बताओ शेल A की वजह से तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, यहां पर खुद से बोलो, शेल A की वजह से B पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, जैसे मैंने C के लिए बताया था, तो इसको Q को यहां मान लो और बताओ B पर कितना पोटेंशियल आएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 2R, तो KQ बाई 2R हो गया A की वजह से, A की वजह से पोटेंशियल, थोड़ा अटेंटिव रहना, कंसंट्रेशन रखना, अदरवाइज समझने में दिक्कत होगी। KQ बाई 2R ये किसकी वजह से है भाई, ये A शेल की वजह से आ गया पोटेंशियल B पर, और Q डैश
क्यू डैश की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, ये क्यू डैश चार्ज है तो क्यू डैश के तो अंदर है ना अभी, तो अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल तो टोटल डिस्टेंस से ही निकाल लेते हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इस पर तो अभी भी कितना निकालूंगा, आई विल से के क्यू डैश बाई 3r, और क्यू डैश का वैल्यू कितना है माइनस क्यू, तो इट विल कम आउट टू बी, मतलब बी का जो पोटेंशियल था ना वो ए की वजह से तो कितना है बेटा, के क्यू बाई 2r। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कभी कभी दिक्कत हो जाता है, जिस दिन स्लो होगा उस दिन मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। के क्यू बाई 2r ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस के क्यू डैश बाई 3r। ठीक है, क्योंकि क्यू डैश की वजह से तो अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए ना, तो फिर तो हम तो टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे, तो के क्यू डैश बाई 3r, क्यू डैश का वैल्यू माइनस क्यू रख दोगे तो यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। ठीक है, इतना समझ में आया होगा तुम्हें। सो फाइनली बी का जो पोटेंशियल होगा, शेल बी का पोटेंशियल यहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, एंड दैट कम आउट टू बी के क्यू बाई 6r। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसको इस तरीके से ही करना है। बाकी आई होप, अच्छा क्वेश्चन भी नहीं लिखा होगा ना अभी तुमने, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो तुम, और अगर लिख लिया करो तो मुझे बता दिया करो। जैसे क्वेश्चन मान लो तुमने लिख लिया है सबने, तो फिर इंटीमेट कर दो मुझे, जिससे मैं फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ा दूंगा, तो फिर थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। बाकी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें आराम आराम से करना है चलेगा, आराम आराम से ही करो, अभी तो पहली बार अच्छे से समझो सारी चीजों को, कैसे क्या चीज समझनी है मैंने बताया है। अंदर के शेल की वजह से बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालना है वो मैंने यहां पर बताया है। मतलब इस वाले शेल की वजह से बाहर वाले शेल पर जो पोटेंशियल आएगा वो कैसे फाइंड आउट करना है, और बाहर वाले शेल की वजह से अंदर वाले शेल पर कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ये बताया मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी से, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। While writing the question, you can also understand the question part. बिकॉज अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर सोल्यूशन का कोई सेंस नहीं बनता, और जितना अच्छा क्वेश्चन समझ में आएगा उतना ही अच्छा सोल्यूशन भी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आपने अगर क्वेश्चन लिख लिया है, सो अब यहां से आपको सोल्यूशन लिख लेना चाहिए। यहां से कॉपी कर लो सोल्यूशन, मैंने जो एक्स्ट्रा रफ वर्क किया है मैं उसे डिलीट कर देता हूं। कैसे क्या पोटेंशियल लिखना है, आई होप यहां पर क्लियर होगा। इंस्टीड ऑफ दैट इफ देयर इज एनी डाउट तो वो मेरे से पूछ लो, बिकॉज डाउट रखना अच्छी बात नहीं है। ये के क्यू बाई 2r इज अ पोटेंशियल ड्यू टू सेल ए। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना है कि बाहर शेल की वजह से अंदर वाले शेल पर कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, और अंदर वाले शेल की वजह से बाहर वाले शेल पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना। ठीक है, मैं आपको ये इस क्वेश्चन से क्या आपको क्या सिखाया गया है वो बता रहा हूँ, प्लस ये पोटेंशियल, ये पॉइंट तो याद रखना है कि जिसको भी अर्थ किया जाएगा उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो उस पर कुछ नया चार्ज मान लेना, क्यू डैश चार्ज मान लेना, और उसका टोटल पोटेंशियल 0 कर देना, तो तुम्हें सारी कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, ऑल दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, और मैं तुम्हें बताऊं ये सब क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, तो बस मैं ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूं ये सब, बहुत ज़्यादा इसके लिए टेंशन मत लेना। सर शेल सी पे बी की वजह से पोटेंशियल क्यों नहीं लिखे हैं, सेल सी पे बी, अच्छा हाँ एक सेकेंड ना, बी अनचार्ज है, ये जो बी है ना इस पर कोई चार्ज नहीं है। तुमने क्वेश्चन सही पूछा, ये अनचार्ज है, ये लिख लेना है ना, शेल बी इज अनचार्ज्ड, तो कोई चार्ज ही नहीं है इसीलिए पोटेंशियल नहीं लिखा मैंने। ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है ना कि चार्ज है कि नहीं, तो अगर तुम्हें डाउट हो रही है तो मैं इसको तुम्हें बता दे रहा हूं कि शेल बी जो है वो अनचार्ज्ड है। ठीक है, आई होप अब डाउट क्लियर हो गई होगी शिवांगी। यहां पे लिख लेना कि ये अनचार्ज है, शेल बी पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो उसकी वजह से पोटेंशियल ही नहीं आएगा। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये, और सही बात है, पूछा जाना चाहिए।
तो इसका ये मतलब है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा है और आप कोशिश कर रहे हो अच्छी। ओके, तो यहां से इसको, इस सोल्यूशन को कॉपी कर लो बहुत जल्दी, और इसका आंसर है KQ/6R। तो वहां तक पहुंचो। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये बात फिर से बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, तो मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसको एम्फेसाइज मत करना ड्यूरिंग योर रिवीजन टाइम या ड्यूरिंग योर स्टडी। अगर आपको एक बारी में समझ में आ गया तो ठीक है, और ज़्यादा करके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लीव दिस पोर्शन, एज सिंपल एज दैट। ये वाला जो पोर्शन चल रहा है वो छोड़ दो। एक और लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा इसका, मैं आज के लेक्चर में भी इंक्लूड कर सकता था लास्ट लेक्चर को, लेकिन मैंने किया ही नहीं। ठीक है, तो एक लेक्चर ले लेंगे, और वो लेक्चर पता है, वो लेक्चर हम लेंगे कल सुबह। ठीक है, कल सुबह मैं इस लेक्चर को लेके कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा मैं प्रॉब्लम में था, पता नहीं ये चीज़ कंप्लीट हो पाएगी आज की नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो कल मैं एक सुबह लेक्चर ले लूंगा, फाइनल लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सुबह सुबह मतलब कितने बजे? सुबह हम ले लेंगे 10 से 11 या 9 से 11। एक फाइनल लेक्चर ले लें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लें। 9 से 11 सही रहेगा ना? बता देना मुझे भी, फिर उस हिसाब से सोच लेंगे। बताया तो टाइमिंग 9 से या 10 से करा लो। ठीक है, आराम से सोच समझ के बता देना, हड़बड़ी नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। ठीक है, इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आज की हेडिंग है, एंड दैट इज इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट। तो ये हेडिंग लिखेंगे, मैं तो तभी लूंगा जब बाकी सारे लोग सेम टाइम कमेंट करेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे, तब तक तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। एक बच्चा अगर बताएगा तो फिर क्या क्या समझ में आएगा? ठीक है, बाकी जब जब तुम्हें टाइम मिलेगा अपना टाइमिंग लिख देना और अपना कंसर्न मेरे सामने रख देना, तो उस हिसाब से मैं देख लूँगा। तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी जब तुम्हें टाइम मिलेगा तुम लिख देना। देखो, इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग शेल के लिए बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स के लिए बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेटल प्लेट के लिए। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं देखे हैं, तो बस मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज मत करना इस पर। और अगर नहीं समझ में आया, मैं समझाने वाली बात भी नहीं बताऊंगा, मैं उतनी बात बताऊंगा जितनी इंपॉर्टेंट है। जो तुम 2 पॉइंट याद कर लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जोर देने वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि इफ क्यू चार्ज इज गिवन टू मेटल प्लेट, अगर मान लो क्यू चार्ज दे दिया गया हमें मेटल प्लेट पर, ठीक है, इट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ प्लेट इक्वली। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर एक कंडक्टिंग मेटल प्लेट को एक क्यू चार्ज सप्लाई करते हो तो उसके दोनों सरफेस पर आधा आधा चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सरफेस एरिया यहां पर ए मान लेते हैं प्लेट का। ठीक है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? सिग्मा कितना हो जाएगा? चार्ज कितना है एक सरफेस पर? Q/2, और एरिया कितना है? A। तो सिग्मा हो जाएगा Q/2A। ठीक है, सिग्मा विल बी Q/2A। तो ये सिग्मा मैंने ऑलरेडी ये भी बताया हुआ है कभी, सिग्मा कंडक्टिंग करके, सिग्मा नॉन कंडक्टिंग करके। सिग्मा कंडक्टिंग कितना होता है? Q/2A। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप इस पॉइंट को कॉपी कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो बच्चे 10 से 12 टाइम बोल रहे हैं अभी, और भी बता दो। तुम लोग जितने भी देखते हो एटलीस्ट अपना कंसर्न तो रखना सीखो, या दूसरों ने रख दिया और तुम खुश हो। 10 से 12 तो 2 लोगों ने बोला ही है।
तो ये लिख लो बहुत जल्दी से, पहला पॉइंट है। चलो ठीक है, 10 से 12 सब लोग बोल रहे हैं, मैं इंटीमेट कर दूंगा तुम्हें पहले ही कि क्या मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पर इंटीमेट कर दूंगा। बाकी तुमने अपना टाइम बताया, वो अच्छा है। तो ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया होगा। फिर सेकंड पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। पहला वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या है, इफ वन चार्ज प्लेट इज कैप्ट नियर अ न्यूट्रल चार्ज्ड प्लेट, ठीक है। एक तो चार्ज प्लेट है Q और एक अनचार्ज प्लेट है, ठीक है, मतलब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। यहां पर Q चार्ज है, तो हमें पता है कि अगर मान लो ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, न्यूट्रल एक ही प्लेट होता, तो क्या होता, Q/2 इधर आ जाता और Q/2 इधर आ जाता। इतना तो हम मानते हैं, ठीक है। और अब देखो, अगर न्यूट्रल प्लेट रख दी हमने बगल में, तो भी Q/2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उससे। अब इस न्यूट्रल के साथ क्या हुआ, अगर ये वाली प्लेट नहीं रहती, मतलब चार्ज वाली प्लेट नहीं रहती, तो न्यूट्रल वाली प्लेट पर कहीं पर भी चार्ज नहीं दिखता हमको, इंडक्शन नहीं होता चार्ज का। लेकिन अगर मैं एक चार्ज्ड प्लेट न्यूट्रल प्लेट के पास लेके आ गया, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल प्लेट है ना, इसका -Q/2 तो इस वाली सरफेस पर आ जाएगा, और जो +Q/2 वाला पोर्शन है वो इस वाली सरफेस पर आ जाएगा। अभी भी टोटल चार्ज तो 0 ही है, बस चार्जेस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, है ना। चार्ज का इंडक्शन हो गया है। इंडक्शन की वजह से चार्ज चेंज नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर, इंडक्शन की वजह से चार्ज चेंज नहीं होता है। यहां पर देखो चार्ज यहां पर Q है, ठीक है, और यहां पर अभी भी 0 है। -Q/2 +Q/2 मिलके कितना होगा, 0 ही होगा ना, ठीक है। तो ये जो है इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन न्यूट्रल मेटल प्लेट, तो इंडक्शन हो गया, न्यूट्रल मेटल प्लेट पर चार्ज का इंडक्शन हो गया। तो अगर एक चार्ज प्लेट को न्यूट्रल प्लेट के पास ले आओगे तो इस तरीके से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसको फटाफट लिख लें इस पॉइंट को। बस इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। मैं वापस से बोल रहा हूं, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। ये कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं। मान लो कभी भी एग्जाम में पूछी अगर गई तो भी आप बता ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो आप मेजॉरिटी पोर्शन कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हो, वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। चलो ये वाला पॉइंट भी आपने लिख लिया, समझ लो इसे। फिर थर्ड पॉइंट पर मूव ऑन कर रहे हैं आप। तो ये हमने दिखाया कि इंडक्शन कैसे हो रहा है चार्ज का न्यूट्रल मेटल प्लेट पर, जब उसके बगल में एक चार्ज मेटल प्लेट रखी गई, ठीक है। अब यहां पर थर्ड वाला पॉइंट ये बताएगा आपको कि मान लो दो चार्ज प्लेट हैं। अभी तो इससे पहले वाले पॉइंट में एक न्यूट्रल एक चार्ज थी, अब की दो चार्ज मेटल प्लेट को हमने पास पास रख दिया, ठीक है, मतलब एक के सामने एक रख दिया। इनिशियली इस पर Q1 चार्ज है, इनिशियली इस पर Q2 चार्ज है, मतलब बिफोर इंडक्शन, इंडक्शन होने से पहले का केस ये है। तो Q1 Q2 ऐसे है। अब जैसे हम इन दोनों को पास लेके आएंगे, ठीक है, उसके बाद चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो जैसा चार्ज हमें पहले दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा। मतलब पहले तो क्या होता, अगर ये Q2 वाला नहीं होता तो यहां पर Q1 चार्ज है, तो इस वाली सरफेस पर Q1/2 आ जाता और इस वाली सरफेस पर भी Q1/2 आ जाता। एंड सिमिलर टू दैट यहां पर Q2/2 और यहां पर Q2/2। लेकिन जब दोनों प्लेट को पास में लेके आओगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा वो आगे समझ लेते हैं। इस पॉइंट को तुम याद रख लेना, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत करो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 पॉइंट बताऊंगा, उसी 2 पॉइंट से पूरे के पूरे इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे। बस तुम ये याद रखना, जैसे ये 2 मेटल प्लेट है ना, तो जो बाहर वाली सरफेस पर, मतलब आउटर सरफेस पर, ये आउटर सरफेस है ना और ये भी आउटर सरफेस है, ठीक है, आउटर सरफेस पर चार्ज की वैल्यू, पहला पॉइंट है कि बराबर होगी, पहला पॉइंट, ठीक है, दोनों मतलब जितनी भी आउटर सरफेस होंगी, एक तो ये आउटर सरफेस हो गया और एक ये आउटर सरफेस हो गया, ठीक है, तो इन दोनों सरफेस पर चार्ज का वैल्यू बराबर होगा। पहला तो ये पॉइंट मैंने बोला, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मान लो ऐसे 3 मेटल प्लेट होती, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, तीनों चार्ज है, और एक प्लेट और इस तरीके से, ठीक है। तो अब कौन से आउटर सरफेस की मैं बात करूंगा, एक ये आउटर सरफेस है मेरे पास और एक ये आउटर सरफेस है, ठीक है, मतलब एक तो लेफ्ट मोस्ट सरफेस और एक राइट मोस्ट सरफेस, मैं ये बात बोल रहा हूं, 2 ही सरफेस की बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एक तो लेफ्ट मोस्ट सरफेस और एक राइट मोस्ट सरफेस की बात हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो लेफ्ट मोस्ट सरफेस पर और राइट मोस्ट सरफेस पर चार्ज बराबर होगा, और कितना होगा, टोटल सम कर लेना इनिशियल चार्ज का, जैसे इस पर Q1 है और उस पर Q2 है, तो टोटल सम कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, उसका हाफ के बराबर होगा, ठीक है। तो वापस से पहला पॉइंट क्या है, जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सरफेस हैं उन पर चार्ज बराबर होगा, और कितना होगा, हाफ ऑफ द टोटल चार्ज, हाफ ऑफ द सम ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। और जो इनर फेसेस होंगी ना, इनर फेसिंग फेसेस, जैसे ये वाली फेस और ये वाली फेस एक दूसरे को फेस कर रही है ना, एक दूसरे के आमने सामने, जो फेसेस आमने सामने होंगी उन पर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होगा। जैसे यहां पर, एक सेकेंड ना, मैं तुम्हें अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे तुम्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, तो इसके बाद में इसे बताता हूं, ठीक है। तुम्हें ना मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला ना यहां पर, अच्छा एक एग्जांपल तो नीचे है ही, इसको बाद में लिख ही लेना, अभी जैसे समझो, मेरी बात को सुनना स्टार्ट करो। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, और मेरे को कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन ईच सरफेस आफ्टर इंडक्शन, इंडक्शन के बाद चार्ज कैलकुलेट करना। तो मैंने पहला पॉइंट तुम्हें क्या बताया, मैंने पहला पॉइंट बताया कि बाहर वाली जो सरफेस है, लेफ्ट मोस्ट सरफेस और राइट मोस्ट सरफेस पर चार्ज बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, इनिशियल चार्ज के सम के हाफ के बराबर होगा। तो इनिशियल चार्ज का सम कितना है, 30, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 15, तो 15 माइक्रोकूलम तो यहां पर चार्ज आ जाएगा इस वाली सरफेस पर, और 15 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा इस वाली सरफेस पर। इतना समझ में आया तुम्हें। अब देखो, इंडक्शन से टोटल चार्ज नहीं चेंज होता, इसका मतलब इस वाली प्लेट पर टोटल चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, तो एक सरफेस पर अगर मेरे को चार्ज मालूम हो गया 15 माइक्रोकूलम, तो ऑब्वियसली मैं दूसरे वाले सरफेस पर तो बता ही दूंगा ना -5 माइक्रोकूलम है इस वाली सरफेस पर, क्योंकि टोटल चार्ज तो इंडक्शन की वजह से नहीं चेंज होता, खाली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता, ठीक है। और यहां पर इस वाली सरफेस पर अगर 15 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो यहां पर देखो इस वाली सरफेस पर कितना माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, 5 माइक्रोकूलम, वेरी इजी है ना। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आमने सामने फेसेस हैं उन पर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होगा, और जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सरफेस है उस पर चार्ज बराबर होगा। बस ये 2 पॉइंट मेरे याद रखने हैं तुमको, और कुछ भी याद नहीं रखना इसमें, ठीक है। तो मैंने उसी पॉइंट से ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये यहां पर Q1 प्लस Q2/2 आ गया, यहां पर भी Q1 प्लस Q2/2 आ गया, और इस पर टोटल चार्ज भैया कितना था, Q1। तो बस अब Q1 में से इसको घटा दो, ये Q1 में से इसको घटा देना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और जितना ये आया है उसका ऑपोजिट ये वाला होगा -Q1 माइनस Q2/2। समझे ना, बहुत सिंपल तरीके से याद रखो, जितना सिंपल मैंने समझाया ना उतना ही सिंपल तुम भी समझना, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। और कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, तो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझो, तुम ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है इसमें, जैसे समझा दिया वैसे समझ लो, उसी स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो ये 3rd पॉइंट लिखना स्टार्ट करो।
इतनी ही सिंप्लिसिटी से आपको समझना है जितनी सिंप्लिसिटी से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो और ये बिफोर इंडक्शन ब्रैकेट में लिख लेना यहां पर। उसके बाद आफ्टर इंडक्शन, ये आफ्टर इंडक्शन का पिक्चर है ये वाला, तो मैंने तो नहीं लिखा है यहां पर, लेकिन आप लिख लेना यहां पर आफ्टर इंडक्शन। ये आफ्टर इंडक्शन की पिक्चर है, ठीक है, आफ्टर इंडक्शन। बाकी मैंने नोट पॉइंट में एक बात लिख दी है, जो मैंने अभी बोला है उसको नोट पॉइंट में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये पूरा बना लिया है कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, तो इस नोट पॉइंट को आप लिख सकते हो। तो यहां पर देखो नोट पॉइंट में पढ़ रहा हूं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आउटर सरफेस कैरी इक्वल चार्ज। आउटर सरफेस बोलने का मतलब क्या है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। अगर तुम्हें कम समझ में आ रहा हो ना, तो यहां पर आउटर सरफेस के ऊपर करके लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट करके लिख लेना, ठीक है, वो लिख लेना। तो आउटर सरफेस कैरी इक्वल चार्ज, इक्वल, और इक्वल कितना इक्वल, यहां पर लिखा हुआ है मैंने, कितना इक्वल, हाफ ऑफ सम ऑफ टोटल चार्ज। तो ये पॉइंट लिख लेना। विद सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है कि जो पोलैरिटी इसकी अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड फेसिंग सरफेस, मतलब जो आमने सामने सरफेस है, फेसिंग सरफेस कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो फेसिंग सरफेस इक्वल और ऑपोजिट चार्ज कैरी करेगी, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट आप लिख लें, ये पॉइंट याद रखेंगे बस। ये पॉइंट याद हो गया तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ भी गया तो आ गया समझ में, तो मैं फटाफट लिखो और फिर नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब चार्ज्ड मेटल प्लेट हमारे पास होगी, इनर वाले पे बता दीजिए, क्या बता दूं इनर वाले पे, मुझे बताओ तो। इनर वाले पर बराबर, और अब तुम बोलो इस पर Q1 चार्ज था टोटल। अभी मैंने जो अभी एग्जांपल समझेंगे ना, वहां पे समझ लेना। Q1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो Q1 में से अगर इसको घटाओगे, किसको, तुम खुद करके देखा करो, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आता, हर एक चीज पूछते रहते हो तुम लोग। Q1 प्लस Q2/2, Q1 में से इतने को घटा के देखो कितना आएगा, आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट टू राइट नेक्स्ट हेडिंग, व्हेन चार्ज्ड मेटल प्लेट इज अर्थ। अब की हम चार्ज मेटल प्लेट को अर्थ करेंगे, ठीक है। तो अब की मेटल प्लेट को अर्थ करेंगे। अभी तक हम क्या जानते हैं कि मेटल प्लेट को अगर अर्थ कर दिया जाए वापस से, अगर मतलब किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को अगर अर्थ कर दिया जाए तो क्या जानते थे, उसका पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। लेकिन मेटल प्लेट में मैंने चीजों को और सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा, उन पॉइंट को याद रखना बस, ठीक है। आई होप आपने हेडिंग लिख ली होगी। अब पहला पॉइंट ये है कि इफ आइसोलेटेड चार्ज मेटल प्लेट इज अर्थ, मान लो आइसोलेटेड चार्ज मेटल प्लेट क्या है, खाली मेटल प्लेट है, बाकी सराउंडिंग में कुछ नहीं है। आइसोलेटेड चार्ज मेटल प्लेट इज अर्थ, देन टोटल चार्ज ऑफ द प्लेट विल गो टू अर्थ। सारा का सारा चार्ज उससे हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक चार्ज प्लेट है, Q चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो इनिशियली तो क्या रहा होगा, इनिशियली जब इसको अर्थ नहीं किए होंगे तब तक तो इस साइड भी Q/2 चार्ज रहा होगा और इस साइड भी Q/2 चार्ज रहा होगा, है ना। अब जब हमने अर्थ कर दिया ना, तो सारा का सारा चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होना है, तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए सारा चार्ज जीरो हो जाएगा। तो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं बचेगा इसके ऊपर। सारा का सारा चार्ज, ये Q चार्ज कहां चला गया, अर्थ के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आइसोलेटेड चार्ज मेटल प्लेट को
अर्थिंग कर दी जाए तो उसका सारा का सारा चार्ज गायब हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बना लो सब। तो आइसोलेटेड मेटल प्लेट को अगर हम अर्थिंग करेंगे तो उसका सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि आइसोलेटेड चार्ज्ड मेटल प्लेट के साथ अर्थिंग करने पर क्या होगा। सेकंड पॉइंट में आप देखो, एक चार्ज्ड मेटल प्लेट है और एक अनचार्ज्ड है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, मान लो दो मेटल प्लेट है, आइसोलेटेड नहीं है, तो दो मेटल प्लेट है यहां पर, और एक मेटल प्लेट को हमने अर्थिंग करने की कोशिश की। ठीक है, ये तो तब की पिक्चर है व्हेन स्विच एस इज ओपन। ठीक है, स्विच एस जब ओपन है, तो ओपन है तो क्या होगा, इस वाली प्लेट पर तो Q/2 चार्ज आ गया होगा, है ना, और यहां पर भी Q/2 आ जाएगा। अभी तक तो ऐसा ही रहा होगा, अर्थिंग नहीं हुई है अभी तक, तो Q/2 दोनों तरफ आ गया। अगर इधर Q/2 आ गया तो इधर -Q/2 आ जाएगा और इधर +Q/2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो अनचार्ज है ना, न्यूट्रल, तो टोटल चार्ज तो जीरो होगा। ये वाला तो अभी तक हम इससे पहले वाले एग्जांपल में सीख चुके हैं। लेकिन मान लो अब इसको हमने अर्थ कर दिया, इस वाली प्लेट को अर्थ कर दिया, तो क्या होगा, तो फिर देखते हैं क्या होगा। देखो अर्थ करने के बाद क्या हुआ। अर्थ करने के बाद हमेशा याद रखना, जब सिस्टम ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट, आइसोलेटेड नहीं, सिस्टम ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट में से किसी को अर्थ कर दिया जाए तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सरफेस पर चार्ज जीरो हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सरफेस पर चार्ज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, या मैं बोलूं आउटर सरफेस पर चार्ज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर तो टोटल चार्ज क्यू था। ठीक है, अब आउटर सरफेस पर चार्ज जीरो हो गया, तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज इनर सरफेस पर चला गया, तो इस वाली सरफेस पर कितना चार्ज हो गया, +Q। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, हमेशा आमने सामने जो भी फेसेस होंगी मेटल प्लेट में, ठीक है, आमने सामने जो भी फेसेस होंगी, इन एनी कंडीशन उन पर चार्ज इक्वल और ऑपोजिट जरूर होगा। ठीक है, तो अगर इस पर +Q है तो इस पर -Q आएगा। ऐसा इसलिए होता है, इसका वजह मैं बताता हूं, क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकालेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर टर्मिनेट होंगी। मेरी बात समझे, मैं क्यों बोल रहा था कि सामने सामने वाली फेसेस पर चार्ज बराबर होगा, उसका मैंने यहां पर रीजन दे दिया। अगर आप मान लो रीजन समझना चाहते हो तो मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो सामने सामने वाली फेसेस पर हमेशा चार्ज बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो टर्मिनेट होनी चाहिए, तो टर्मिनेट होने के लिए जितना इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इस वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पर ही लाइंस टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। मेरी बात समझे, क्या समझे, चलो ठीक है, अब तुम बात समझ गए हो ना। चलो, तो अब देखो ध्यान से, अब समझना, तो यहां पर खत्म हो गया। अब आउटर सरफेस पर चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इस बात को याद रख लेना, और इनर वाली सरफेस पर इस तरीके से। तो यहां पर देखो, पहले तो ये अनचार्ज था, लेकिन अर्थ ने इसको -Q चार्ज दे दिया, समझ गए। तो अर्थिंग करने से क्या हुआ, यहां पर जब सिस्टम ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट को अर्थ करेंगे, तो जब स्विच एस को क्लोज किया तो यहां पर -Q चार्ज आ गया, और बाहर वाली सरफेस पर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पर तो जीरो ही होगा, उस पर तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, और इनर वाली सरफेस पर अपने उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेकंड वाला पॉइंट आप कॉपी करो।
इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ये बना लो। अभी मैंने इसका नोट पॉइंट भी लिखा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर उससे रिलेटेड नोट पॉइंट भी लिखा है, तो उसे भी लिख लेंगे अभी। ठीक है, चलो अब देखो नोट पॉइंट क्या है, जो एक्सप्लेनेशन दी है उसका नोट पॉइंट है यहाँ पर। व्हेन एनी ऑफ द प्लेट, व्हेन एनी ऑफ द प्लेट आउट ऑफ अ सिस्टम ऑफ प्लेट, ठीक है, सिस्टम प्लेट में से कोई भी एक प्लेट को अर्थ किया जाता है, इज अर्थ, ठीक है, देन आउटर सरफेस विल हैव जीरो चार्ज, उसके पास जीरो चार्ज होगा, वाइल इनर फेस विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, तो जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है मैंने वो पॉइंट आप यहां पर लिख लो। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की सहायता से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अब आगे बढ़ जा रहा हूं और यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखो क्या है क्वेश्चन में, यहां पर दो मेटल प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो हमें कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन ईच सरफेस आफ्टर इंडक्शन। तो देखो थोड़ी देर बाद चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और फिर हमें प्रत्येक सरफेस पर चार्ज बताना है। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया है कि इस केस में अर्थिंग नहीं हुई है ना, तो अर्थिंग नहीं हुई तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि टोटल सम करो, 30 आया उसका हाफ कर दो, ये लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को चार्ज दे देना, 15-15 आ गया समझ में। अब इस पर चार्ज कितना था, 10 था ना, तो अगर यहां पर 15 आया तो यहां पर कितना होगा, -5, और अगर यहां पर -5 होगा तो इस वाली सरफेस पर कितना होगा, +5। ठीक है, और +5 और +15 मिलके कितने होते हैं, 20। आया समझ में क्वेश्चन। तो बस क्वेश्चन कॉपी करो, उसका सोल्यूशन कॉपी करो, क्वेश्चन ही कॉपी कर लो, सोल्यूशन तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब क्या करना, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार फिर से, जितनी बार भी पढ़ा है तुमने अच्छा है, एक बार फिर से पढ़ लो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, उन क्वेश्चंस को कर लो, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, हम एक नए चैप्टर पर आ जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। तो ये 2 चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, जल्दी हो जाएंगे। अब भागेगी फिजिक्स, अब जल्दी जल्दी चलने वाली है फिजिक्स, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन बनना था, जो बेस बनना था, वो मैंने तो बनाने की कोशिश पूरी की है। अब आपने अपनी तरीके से कितनी कोशिश की है वो मैं नहीं जानता,
मैंने आपको बोला था कि टाइम लो, फाउंडेशन में ही टाइम जाएगा। तो ये फाउंडेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फास्ट नहीं करना चाहिए था। स्टार्टिंग में चार्ज, पूरे साल हम चार्ज पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई बात नहीं, मत करो, अभी नहीं लग रहे हैं तुमसे तो मैं बता दूंगा, वैसे करने को तो कर सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लग जाएंगे तुमसे, फिजिक्स में लग जाएंगे, बिल्कुल करने, ठीक है। बट फिजिक्स में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि बहुत जरूरी है। हाँ, केमिस्ट्री की तो करनी ही है, तुम करना चाहो तो उसके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यही सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। आपकी इस वाले मेटल प्लेट को हम कैपेसिटर नहीं बताएंगे। कैपेसिटर नाम का मैं चैप्टर पढ़ाता हूं। एक्चुअली एनसीईआरटी में 2 पेज में कैपेसिटर है और मैं तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा कैपेसिटर। तो एज पर एनसीईआरटी तुम लोग जा रहे हो, मेरे हिसाब से कैपेसिटर एक चैप्टर है, बात समझे। और मैं उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ाता हूं, तो वो एनसीईआरटी से मत देखना तुम। मेरा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है, तो वो एनसीईआरटी से मत देखना कि एनसीईआरटी में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कैपेसिटर है। मेरे हिसाब से कैपेसिटर जब आप पढ़ सकते हो, जब आप समझ सकते हो, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जानते हो, क्योंकि उसमें सर्किट का एनालिसिस होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाता हूँ कैपेसिटर, पहले नहीं पढ़ाता। इसके बाद करंट पढ़ाऊंगा, इसके बाद कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर एक चैप्टर है पूरा, एनसीईआरटी के हिसाब से तो 2 पेज में खत्म है, लेकिन मैं एज पर एनसीईआरटी नहीं चल रहा हूं। मैं यहाँ पर आईआईटी नीट को भी लेके चल रहा हूं, तो सारी की सारी चीजें बोर्ड की तो कवर हो ही रही हैं, प्लस आईआईटी और नीट का भी चीजें कवर हो रहा है यहाँ पर। तो मेरा मेन फोकस आईआईटी नीट को लेकर है और उसको, उसके साथ बोर्ड को इंक्लूड करना, बात समझे मेरी। तो इसलिए मैं खाली एज पर एनसीईआरटी नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इस वाली प्लेट को हमने अर्थ कर दिया, ठीक है, अर्थिंग करने की कोशिश की है वाया स्विच एस। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच सरफेस आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड। स्विच एस को क्लोज कर दें, उसके बाद बताना है आपको चार्ज। तो वेरी सिंपल, ठीक है। क्या करना है, बाहर वाली सरफेस पर चार्ज 0 हो जाएगा। अब अर्थिंग हुई है आपकी यहां पर, तो बाहर वाली सरफेस पर चार्ज 0 हो जाएगा और इस पर तो टोटल 10 ही रहेगा, इसको तो किसी से कनेक्ट नहीं किया गया, तो यहां पर 10 आ जाएगा और यहां पर 10 आ जाएगा, तो यहां पर -10 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये आंसर हो गया हमारा। तो पहले देखो इस पर कितना था, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज था, मानते हो ना, इस पर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको अर्थ करने के बाद, ठीक है, अर्थ में कुल कितना चार्ज सप्लाई हुआ, तो अब इस पर -10 आ गया और पहले इसके ऊपर 20 था, तो कितना चार्ज अर्थ में चला गया, 30 माइक्रोकूलम, क्योंकि 30 और -10 मिलके 20 होते हैं ना, यही बात समझे। तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थिंग करने के बाद अर्थ में कुल कितना चार्ज सप्लाई हुआ है, तो फिर आंसर शुड बी 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपकी 3 मेटल प्लेट दी हैं आपको, एक पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, एक पर है 10 माइक्रोकूलम और एक पर है -8 माइक्रोकूलम। ये 3 मेटल प्लेट है और आपको फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट आफ्टर इंडक्शन। तो कुछ देर बाद इंडक्शन हो जाएगा चार्ज का, और उसके बाद आपको हर सरफेस पर चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कोशिश करें चार्ज फाइंड करने की। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा तरीका, भले 3 प्लेट है कोई दिक्कत नहीं है, ये लेफ्ट मोस्ट प्लेट है और ये राइट मोस्ट प्लेट है। बोलो, खुद से बोलो इन पर चार्ज कितना होगा। पहला पॉइंट तो बराबर होगा लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पर, और कितना के बराबर होगा, सम करो, 5 10 15, 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7, 7/2। तो 7/2 माइक्रोकूलम इस सरफेस पर चार्ज आ जाएगा और 7/2 माइक्रोकूलम इस सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। 7/2 कितना होता है, 3.5, ठीक है। तो बताओ इस सरफेस पर कितना चार्ज, टोटल तो 5 है, तो इस पर 3.5 है, तो इस पर कितना हो जाएगा, 1.5 माइक्रोकूलम हो जाएगा।
1.5 माइक्रोकूलम है ना, और अगर इस पे 1.5 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, -1.5। ठीक है, बात समझे। तो अगर इस पर -1.5 है और इस पर पूरे पर 10 है तो यहां पर कितना होगा बोलो, 11.5। बात समझे, इस पर 11.5 हो गया ना, क्योंकि टोटल चार्ज नहीं चेंज होगा, टोटल चार्ज तो 10 माइक्रोकूलम ही रहेगा। अगर इस पर 11.5 है तो इस पर कितना, -11.5। समझे। अब देखो -11.5 और इस पर कितना है, +3.5 है ना, इन दोनों को ऐड, मतलब इन दोनों को देख लो, टोटल मिलके कितना आ रहा है, -80 आएगा ना। तो आंसर ये हो गया। समझ में आ गया होगा तुम्हें क्वेश्चन, और ये भी समझ में आ गया होगा अगर क्वेश्चन मान लो बाई चांस पेपर में ऐसा बना भी देते हैं तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें जो भी चीज छूटी होगी ना, मैं लास्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। वैसे तो डाइलेक्ट्रिक एक छोटी सी चीज बची है, तो डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। बाकी मैं बहुत सारी चीजें और इंक्लूड करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगेंगे मुझे। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया उसको दिल से याद कर लेना, दिल से पढ़ लेना, बार बार पढ़ लेना, बाकी काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो अब ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से करेंगे, तो ये भी आपका हो गया होगा। बाकी मैं तुम्हें इंटीमेट कर दूंगा रात में कल के लेक्चर के बारे में, तो वहां से देख लेना। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर होता है खत्म। एक और लेक्चर लेंगे, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक एक छोटा सा पोर्शन बचा है मेरे साइड से। बाकी अगर तुम चाहते हो कहीं से सॉल्व करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो, बट मैं तुम्हें क्वेश्चन खुद दे दूंगा, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन, तो फिर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो एक 2 चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म होते हैं, 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ये एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में कैपेसिटर भी दिया है को, तो कैपेसिटर एक नया एक मतलब एक पूरा चैप्टर ही मैं पढ़ाऊंगा, तो वो एक अलग चीज आ जाएगी करंट के बाद। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था, फाउंडेशन था, जिसको हमने बिल्ड किया है, अच्छे से पढ़ा है, काफी टाइम देके पढ़ा है, इसकी वजह से हमें आगे बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम जो अपनी इमारत खड़ी करेंगे वो इस चैप्टर पर खड़ी करेंगे। तो जिसकी अभी तक इमारत, जो इमारत बनाना चाहता है और नीचे वाला पोर्शन उसने बेस नहीं बनाया है, तो भाई समझ जाओ उनकी इमारत गिर जाएगी। ठीक है, तो इसको मजबूत करना था आपको, वक्त लिया है हमने। ठीक है, बेस बनाने में वक्त लिया है, अब हम भागेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी वापस से सेम चीज रिवाइज करते रहें। आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के, स्पेशली तो केमिस्ट्री में आप रटने वाला पोर्शन आ रहा है, याद करने वाला पोर्शन आ रहा है, तो उसको भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक, तो आज के लेक्चर को यहां पर करता हूं मैं खत्म। अब Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.